नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं आज बात करने हमारे सेट नंबर 12 की। इससे पहले कि मैं सेट पर आऊं, आपके लिए एक जानकारी बता देते हैं कि ऊंची उड़ान हर रविवार को फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 17 जिलों के 36 सेंटर्स पे आपके लिए बिहार एसएससी की तैयारी को पूरी करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहे, इसके लिए हम लेकर के आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेट प्रैक्टिस। और इस सेट प्रैक्टिस में आपको बिल्कुल रियल एग्जाम फील आता है। जब आप इसके सवालों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका लेवल कहीं ना कहीं एग्जाम के लेवल के ही आसपास बिल्कुल है। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के और लगे रहेंगे, तैयारी को बढ़िया मन से हम करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी की यहां से हम करेंगे। चलिए हम सवाल पर आते हैं कि क्या कुछ रहा हमारा सवाल, क्या कुछ बना इतिहास में। इतिहास का जो सबसे पहला सवाल बना है वो ये है कि निम्न भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्तूप, चैत्य और विहार का संबंध। जी, जैसे ही हमने विहार कहा, वैसे ही हमें एक शब्द याद आ जाता है, बिहार। जी हाँ, हम अगर बात करें कि हमारे राज्य बिहार का जो शब्द है, इसका नाम जो पड़ा है वो है ये विहार के, इसी विहार नाम के शब्द से हमारी उत्पत्ति हुई। बहुत बढ़िया। संबंध सर इसका किससे है? हमारे बौद्ध धर्म से है। अच्छा जी, बौद्ध धर्म से बोले भगवान बुद्ध यहां पर याद आ जाएंगे। अच्छा जी, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ये पूछ लिया जाता है कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अच्छा, इतना ही नहीं, इनकी माताजी और पिताजी का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो पिताजी का इनका नाम है राजा जी शुद्धोधन हुआ करते थे और इनकी माताजी का नाम था महामाया। महामाया। बोले बहुत अच्छा। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ कि भगवान बुद्ध का जन्म होता है, बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं इनके अंदर थोड़ा सन्यासी वाला गुण आने लगता है, त्याग की प्रवृत्ति आने लगती है। अब होता यह है कि एक बार ये भगवान बुद्ध जो है, अच्छा इनके सारथी पूछ लेता है सवाल कभी कभी कि इनके सारथी का नाम बताएं। जी, इनके सारथी और इनके घोड़ा का नाम बताएं। दरअसल सारथी जो था, इनके सारथी का नाम था चन्ना और इनके घोड़ा का नाम था कंथक। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि एक दिन इनको राज्य घूमने की इच्छा हुई तो कहा कि भाई एक काम करो, चन्ना जरा इधर आना। बोले जी, बोला जाए सर, जरा घोड़ा निकालो, घूम के आते हैं। भाई साहब घूमने निकले। अच्छा, घूमने निकले ना, तो ये 4 दृश्य देखे इन्होंने। कितने दृश्य देखे? कुल मिलाकर के 4 दृश्य। अच्छा, इन 4 दृश्यों में इन्होंने देखा, सबसे पहले देखा कि एक वृद्ध आदमी है, बहुत वृद्ध बुजुर्ग है ना। दूसरा इन्होंने देखा एक बीमार आदमी को, कहा कि अच्छा जी। तीसरा इन्होंने देखा मृत आदमी को और चौथा इन्होंने देखा सन्यासी को। जब इन्होंने वृद्ध आदमी को देखा और खुद का शरीर देखा, बोले कि हम तो बिल्कुल सही सलामत है भाई, उसका चमड़ा क्यों ऐसे हुआ पड़ा है। बीमार आदमी को देखा तो कहा कि हम तो चल फिर सकते हैं, लेकिन वो बेचारा लेटा हुआ है ऐसे, है ना। फिर इसके बाद मृत आदमी को देखा तो पूछा कि ये क्या है, तो चन्ना ने बताया कि भाई वो मालिक वो मर गए। क्यों मर गए? तो कहा कि शरीर के अंदर से आत्मा चली गई। अच्छा, ये 3 लोग को देखा। फिर इसके बाद सन्यासी को देखा और सन्यासी मस्त अपना पद्मासन में बैठे, एकदम तेज पर, उनके चेहरे पर बिल्कुल तेज, है ना, और देखने से ही बड़ी खुश मिजाज लग रहे थे। वो बहुत आकर्षित किया किसे? हमारे सिद्धार्थ को। ये क्या है? कहा कि ये जीवन मरण से ऊपर उठ चुके हैं, जीवन चक्र में इनका वैसा कुछ ये नहीं है, लोभ मोह में नहीं है ना। इनका क्या कहते हैं, ये सन्यासी हो गए हैं और अब ये जीवन का क्या है, ये अलग अनुभव कर रहे हैं। ये बात सुने भगवान बुद्ध। ठीक, तो सिद्धार्थ के मन में, ये जो भगवान बुद्ध जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके मन में आया कि अच्छा क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं। और वो भाई साहब घर आए। घर आने के बाद उनके महल में था एक जम्बू पेड़, यानी कि जामुन का पेड़, और उसी वृक्ष के नीचे पद्मासन लगा दिए। अब पद्मासन लगा दिए। अब भाई साहब इतने छोटे बच्चे को अगर कोई पिताजी अगर देखे कि यार इस सन्यास के तरफ जा रहा है तो क्या किया जाता है? नॉर्मल भाई शादी कराओ, कहीं क्या पता गृहस्थ आश्रम में आ जाए तो इसका मन लग जाएगा। तो इनकी शादी हो जाती है। शादी जो कराई जाती है वो कराई जाती है इनकी 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से। अच्छा जी, यशोधरा के साथ हो जाती है शादी। अच्छा, अभी यशोधरा से शादी हुई। अब इनका क्या होता है कि एक बेटा होता है।
है ना। और जैसे ही पुत्र की प्राप्ति होती है, महात्मा बुद्ध ने सुना कि इनको बेटा हुआ है, इनके मुंह से निकला कि लो राहु आ गया। राहु का मतलब होता है बंधन, यानी कि महात्मा बुद्ध अब बंधन में बंध जाएंगे। इसीलिए महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल रखा गया। क्या नाम पड़ा? पुत्र का नाम पड़ा राहुल, है ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि लो राहु आ गया। तो ये हुई कहानी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि अरे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके बाद ये सारी चीजें हो गई। एक रात क्या हुआ कि चूंकि राजा आदमी थे ही, है ना, और इनके लिए 3 ऋतुओं के हिसाब से महल बनवाया गया था कि इसको कभी, महात्मा बुद्ध को कभी कोई दुख हो ही नहीं। अगर दुख नहीं होगा तो इंसान बेचैन नहीं होगा, और बेचैन नहीं होगा तो अध्यात्म की तरफ नहीं जाएगा। अध्यात्म की तरफ अगर नहीं गया तो इंसान क्या करेगा? सन्यासी नहीं बनेगा। ये इनके पिताजी की सोच थी। तो 3 अलग अलग ऋतु के लिए इन्होंने महल बना करके दिया हुआ था। अच्छा, उसमें क्या था कि बहुत सारी नर्तकियां वगैरह हुआ करती थी, तो उन लोग का काम था। अब ये क्या हुआ कि भाई साहब एक रात बैठे उधर ही सो गए। अब भाई अगर राजकुमार वहीं सो गया है तो बाकी सारे लोग कैसे उठ के जाएंगे? तो सारे लोग उधर ही बैठ गए, सबको नींद आने लगी। अब इनकी नींद रात को खुली तो देखे क्या कि सबका मेकअप धुला पड़ा है, सबका मेकअप धुला है, तो चेहरा बड़ा अजीब लगा, है ना। इनको लगा कि अच्छा, इसका मतलब सच्चाई कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। इन्होंने तुरंत ही चन्ना को कहा कि चन्ना जरा कंठक को निकालो, जरा घूम कर आते हैं, है ना। तो घोड़े पर क्या हुआ कि ये सारथी के साथ ये निकल जाते हैं अपना रथ को लेकर के, है ना। तो घर से निकलने की जो प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण। और इसे कहा जाता है कि इसे एक चिन्ह से दर्शाया गया है। वो चिन्ह है घोड़ा। वो चिन्ह है घोड़ा, प्रतीक है। महानिष्क्रमण का प्रतीक क्या है? घोड़ा। अब यहां से भाई साहब निकल गए। अच्छा, ये भाई साहब जब निकले, है ना, तो रास्ते में आगे जाने के बाद चन्ना को बोला कि चन्ना तुम जाओ, सारा वस्त्र उतार करके दे दिए और सन्यासी वेश में आ गए। अच्छा, ये भाई साहब आगे घूम रहे थे, घूमते घूमते पहुंच गए कहां? मगध के क्षेत्र में। अभी जैसे ही घूम रहे थे तो मगध में उस समय राजा थे बिंबिसार। अच्छा, राजा बिंबिसार को तो पता ही है कि भाई ये अगला राजकुमार है। उन्होंने कहा अरे राजकुमार जी कहाँ जाइएगा आप? वहां संन्यास लेने, काम कीजिए, आपको मगध का राजा हम बना देते हैं, है ना। मेरा बेटा अजातशत्रु तो नालायक ही है, उससे कुछ होने वाला है नहीं। एक काम कीजिए कि आप मेरा राजपाट चलाइए। महात्मा बुद्ध बोले कि नहीं भाई, अभी तो नहीं हम कर पाएंगे, हम आएंगे तो मिलेंगे जरूर आपसे, अभी हम आपकी आज्ञा नहीं मान पाएंगे। फिर वहां से महात्मा बुद्ध निकल जाते हैं। जब महात्मा बुद्ध निकलते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति 2 चरणों में होती है। जो पहला चरण है वह इनको मध्यम मार्ग की प्राप्ति होती है। सबसे पहले इन्हें क्या होता है? मध्यम मार्ग, इसकी प्राप्ति होती है। दरअसल हुआ कि उरेवला गांव में, उरेवला ग्राम, यानी कि इसे संपत्ति ग्राम भी कहा जाता है, उरेवला के संपत्ति ग्राम में। अच्छा, उरेवला आज का गया, उरेवला आज का गया, इस जगह पर क्या हुआ कि संपत्ति ग्राम की मुखिया थी और मुखिया की बेटी थी। और वो क्या की थी कि खीर बनाई थी और वो प्रसाद के रूप में ला करके सबको खिला रही थी। अच्छा, यहां पर महात्मा बुद्ध भी बैठे और महात्मा बुद्ध के साथ 5 संत और भी बैठे हुए थे। ये सारे लोग तपस्या कर रहे थे, भूख तो लगी थी। इन्होंने ला करके खीर दिया, महात्मा बुद्ध ने खीर खा लिया। अब जैसे ही खीर खाए, उनके साथ जो 5 वो बैठे थे ऋषि, वो लोग भड़क गए, बोले कि अरे ऐसा कैसे, ये तो गलत है, तपस्या के नियम के विरोध में है, आप तो लोभ में आकर के, लालच में आके खीर खा लिए ऐसा। तो यहां पर महात्मा बुद्ध को वो 5 छोड़ करके आगे चले गए। अच्छा, फिर इसके बाद शाम में क्या हुआ कि शाम में उसी दिन भगवान बुद्ध ने देखा कि बीना का जो बीना बजाया जाता है ना, तो बीना का जो तार होता है, देखा कि इसे कहीं ढीला किया जा रहा है, कहीं टाइट किया जा रहा है, तभी जाकर के एक सुर आ रहा है। इसका मतलब कहीं कष्ट करना होगा, कहीं पर चीजों को संभालना होगा, ये सारी चीजें। तब इनको मिलता है मध्यम मार्ग। क्या मिला भाई? मध्यम मार्ग का ज्ञान मिला कि जीवन में क्या करना है, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं रहना है, बहुत ज्यादा सरल भी नहीं रहना है, तो मध्यम मार्ग। फिर इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। इसके ठीक 8वें दिन के बाद, 8वें दिन के बाद गया में, जिसे बाद में हम बोध गया कहेंगे,
बोध गया, वह पेड़ जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बन गया बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, ठीक है, ये इनको मिली ज्ञान की प्राप्ति। अच्छा, हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई, भाई साहब वहां से निकले। अब ज्ञान मिला है तो ज्ञान देना भी है दूसरों को। हाँ जी, तो पहला उपदेश, प्रथम उपदेश किसे कहां दिया? सारनाथ में। सारनाथ में। अच्छा जी, अब एक सवाल पूछ लिया था कि सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? सर्वाधिक उपदेश कहां देंगे? तो भाई साहब सर्वाधिक उपदेश वहीं देंगे जहां ये सर्वाधिक रहेंगे, यानी कि सर्वाधिक वर्षावास। वर्षावास का मतलब होता है कि पहले साल भर में, पहले तो बरसात पूरा हुआ करता था, 3-4 महीना बरसात होता था, तो भाई साल भर तो घूम लेंगे, लेकिन बरसात के दिन में कहीं भी निकलना मुश्किल है, पानी पानी है हर जगह, कहीं कीचड़ है, कहीं पानी बरस रहा है, तो निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो वैसे समय में ये बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ही जगह पर रहा करते हैं, और जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को हम कहते हैं विहार। आई बात समझ में? और उस जगह पर जो पूजा पाठ की का जो कार्य होता है उसे कहा जाता है चैत्य, है ना। और वैसे ही उसका जो ढेर, वो क्या क्या आता है, ढेर जो बनाया जाता है, जिसके अंदर इनका जो सामान वगैरह बाद में रखाया जाने लगा, उसे हम कहेंगे स्तूप। अच्छा जी, स्तूप से याद आया कि भाई ये जो वर्ष, हाँ स्तूप, अच्छा स्तूप पर भी अभी चर्चा करेंगे, बहुत आज का इंटरेस्टिंग सेशन जो है ना, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अच्छा जी, सर्वाधिक वर्षावास जहां होगा, क्या वहीं पर इनका सर्वाधिक छात्र नहीं होगा? सर्वाधिक अनुयायी, सर्वाधिक अनुयायी कहां पे होंगे इनके? जिस जगह पर सबसे ज्यादा उपदेश होगा। उपदेश कहां होगा? जहां पर सबसे ज्यादा वर्षावास होगी, है ना, और जहां सबसे ज्यादा वर्षावास है, जहां रह रहे वहां पे सबसे ज्यादा अनुयायी होंगे। इन तीनों का ही आंसर होगा कौशल। श्रावस्ती, कौशल याद है? प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, हाँ जी, ये वही प्रसेनजीत है जिसके राज्य में एक अंगुलीमाल डाकू हुआ करता था, और बचपन में 5, 6, 7 में हमने कहानी पढ़ी थी कि अंगुलीमाल डाकू के सामने महात्मा बुद्ध जब जाते हैं तो सब मना करते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध माने नहीं और चले गए अंगुलीमाल डाकू के सामने, और जा करके जब जाते हैं तो अंगुलीमाल कहता है उधर से कि अरे ठहर जाओ, है ना, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे जी। ये वही अंगुलीमाल की बात है। तो यहां पर हुआ, यहां तक की बात हमने समझी। फिर इसके बाद देखेंगे, फिर भाई भगवान का जो अंतिम वर्षावास है वो कहां बीता, वो भी लिख लीजिए, काम आ जाएगा। अंतिम वर्षावास कहां बीता? वो बीता है आपके वैशाली में। अच्छा भाई साहब, वैशाली के बाद भाई साहब कहां चले जा रहे थे? तो जा रहे थे पावा। तो पावा के मल्ल, इस जगह पर जब वो गए, पावा के मल्लों के यहां जब जाकर के रुके तो इनको दे दिया गया शुकर माधव। शुकर माधव का मतलब होता है सुअर का मीट। अब भाई जो इंसान शुरू से लेकर के आज तक शाकाहारी रहा, उसे 80 वर्ष की उम्र में अगर आप सुअर का मीट देंगे तो वो तो पेट तो खराब होगा, तो इनको पेट में हो गई पीड़ा, और उसी पीड़ा में ये भाई साहब वहां से निकले और कहां पहुंचे? कुशीनारा। कुशीनारा जी, जिसका आजकल हम नाम कहते हैं कुशीनगर। कुशीनारा पहुंचे और वहीं भगवान बुद्ध ने दम तोड़ दिया। अच्छा, जब दम तोड़ा तो इनकी जो अस्थियां थी, उस अस्थियों का कुल किया गया 7 भाग। कितना भाग? 7 भाग। अच्छा, 7 भाग करके सारे लोग अभी राजा जा रहे थे, तब तक आ गया बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु। अजात शत्रु वहां पहुंचा, बोला कि सुनिए, बोला हम भी क्षत्रिय, बुद्ध भी क्षत्रिय, इस हिसाब से तो एक हिस्सा मेरा भी बनता है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? एक हिस्सा और हुआ, तो कुल बुद्ध की अस्थियों के 8 भाग हुए। कितने भाग? 8 भाग हुए, है ना। और यही एक भाग लेकर के अजात शत्रु अपने राजधानी राजगृह में आया, राजगीर में आया, और आज हम लोग देखते हैं कि राजगीर में स्तूप है, राजगीर का स्तूप। ये वही अजातशत्रु नहीं है क्या जिसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? जरा सा अगर दिमाग पर याद करें तो प्रथम बौद्ध संगीति हमारी प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? राजगीर। कब हुई थी?
483 ईस्वी पूर्व। तो ये रहा यहां का इस सवाल का सारा चीज। अच्छा सर, इसमें एक चीज और बता दें आपको, बिहार की हम बात करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा कुछ कुछ बिहार आपके यहां पर है जिसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये बिहार कहाँ है, या ये बिहार किसने दान में दिया। देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है वो है बेलूरवन बिहार। बेलूरवन बिहार, ये बिहार ये दान दिया बिंबिसार ने। और बिंबिसार किस वंश का शासक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक, बिंबिसार पहला। दूसरा, आम्रवाटिका विहार। जी, आम्रवाटिका विहार नाम से स्पष्ट है, ये दिया था मगध की किसने, नगरवधु आम्रपाली ने। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली ने। ठीक है, इतना ही नहीं, एक बिहार और पूछ लिया जाता है कभी कभी आपके एग्जाम में, है ना, और वो ये कि जेतवन बिहार। ये भगवान बुद्ध को या बौद्ध संतों को किसने उपहार या दान में दिया, है ना। तो ये एक व्यापारी थे। कौन थे भाई, व्यापारी। अच्छा जी, व्यापारी का नाम क्या था, हमने कहा अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक, ये अनाथ पिंडक भाई साहब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जेतवन बिहार दान में दिया। तो ये 3 बिहार हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में उलट फेर करके पूछ लिए जाते हैं। आप इसे याद रखें, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और जानकारी योग्य चीज। चलिए अगली हम बात करेंगे अध्यात्म ज्ञान के रूप में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है। जी हाँ, नचिकेता कहानी याद है, बचपन में हमने पढ़ी थी, क्लास 4, 5, 6, 7 की या 8 की हिंदी के किताब में हमने एक कहानी पढ़ा कि भाई नचिकेता के पिताजी क्या दे रहे थे, दान दिए जा रहे थे। बोले अरे किसको दान दे रहे हो, प्यारी वस्तु दी जाती है। नचिकेता बोला भाई हमको दान दे दीजिए, हमको दान दीजिए। बोले जाओ तुमको यम को दान दे दिया। भाई साहब सही में यमराज के पास पहुंच गया, उधर यमराज समझाए जा रहे हैं नचिकेता को। और यमराज, अच्छा उस समय भी नचिकेता ये डिस्कस कर रहा है भाई साहब यमराज से कि देखिए भाई मेरे पिताजी हम पर भाई गुस्सा ना हो, थोड़ा सा संभाल लेना, यमराज को संभाल ले। ये संवाद, ये बड़ा प्यारा संवाद है। ये संवाद कहां पर है, ये हमको मिलेगा हमारे कठोपनिषद में। राइट, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। ये सारी चीजें आपको सीधे स्टैटिक तौर पे पूछ ली जाती है। ठीक, अगली बात करें हम कि महावीर स्वामी किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। जी, वो नदी का नाम है रिजुपालिका। जी, रिजुपालिका नदी, जिसका वर्तमान नाम क्यूल नदी है। क्या है, क्यूल नदी। अच्छा जी, ये जगह कौन सी है, जगह पर भी चर्चा कर ले। सर जगह का नाम है जाम्भिक ग्राम। जाम्भिक ग्राम, जी जाम्भिक ग्राम, जिसे आजकल हम जमुई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुई। तो इसी जमुई में जाम्भिक ग्राम में इनका क्या हुआ, इनको हुआ ज्ञान प्राप्ति। अच्छा, इस ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है कैवल्य की प्राप्ति होना। क्या कहते हैं, कैवल्य की प्राप्ति। अच्छा, कैवल्य की प्राप्ति हुई यानी कि अब इनका नाम पड़ जाएगा केवलीन, है ना। चूंकि कैवल्य की प्राप्ति हुई है इसीलिए हम कहेंगे इन्हें कैवलीन। अच्छा, ये जो है हमारे महावीर स्वामी जो है ये कितने नंबर के हैं, ये है 24वें। कौन से, 24वें। अच्छा जी, थोड़ा सा एक जानकारी छोटा सा, हम आपको 23वें नंबर के तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ। कौन है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी। अब ये पार्श्वनाथ के बारे में हम बता दें, इनकी माता जी का नाम है वामा। माता का नाम है वामा और इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती। ठीक है। अच्छा, ये माता सर और पत्नी के बारे में क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये पार्श्वनाथ जी जो हैं ये भी भाई साहब, जैसे भगवान बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ के निकल लिए थे,
जैसे महावीर स्वामी छोड़ के निकल लेंगे, ठीक वैसे ही पार्श्वनाथ भी अपने क्या पत्नी घर परिवार सबको छोड़ करके निकल लिए। हाँ, अब सब निकल लिए भाई साहब। अच्छा, जैसे ही निकले इनके साथ क्या खूबी है, ये गए कहां पर, पारसनाथ की पहाड़ियों पर। पारसनाथ पहाड़ी। अच्छा, पारसनाथ पहाड़ी रेंज कहां है, आपको झारखंड में है। कहां पर है, झारखंड में है। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि पारसनाथ पहाड़ी किस पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, तो पारसनाथ की पहाड़ी पर इनको 84वें दिन, कितने दिन, 84वें दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और भाई साहब को जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहला ज्ञान इन्होंने अपनी माता वामा को और अपनी पत्नी प्रभावती को दिया। राइट, लगे हाथ, ये सारी चीजें भी हम पढ़ते चलते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करें, हमारा अगला सवाल क्या है भाई। हमने देखा भारतीय संसद भवन के डिजाइन के लिए प्रेरणा सूत्र है 64 योगिनी वृत्ताकार मंदिर किस राज्य में स्थित है। जी, आपको पहले आंसर बता देते हैं कि ये मंदिर जो है, ये मंदिर आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा सर, मध्य प्रदेश में स्थित है, ये क्या कुछ सर इस मंदिर का कुछ खासियत है। बोले हाँ जी, इसकी खासियत ये है कि ये भारत में एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, पहला। अच्छा, दूसरा भाई सर, ये जिस समय बना इस समय इसके कौन से राजवंश थे, कौन सा वंश था, हम कहेंगे इसमें थे कच्छप राजवंश। कौन था, कच्छप राजवंश। जी, इस समय में इस मंदिर की क्या की गई थी, आधारशिला रखी गई। राइट, इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा अगला सवाल क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। जी, कहानी को समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे। देवगिरी का शासक कौन है, रामचंद्र देव इनका नाम है। ठीक है। अच्छा सर, ये रामचंद्र देव जी के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखो यहां पर ना सबसे पहला जो आक्रमण हुआ 1294, कब हुआ, 1294 में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब आक्रमण कर दिए। अच्छा, उस समय में रामचंद्र देव हारे, लेकिन हारे ना तो बोला कि शासन तो करेगा नहीं, डायरेक्ट शासन तो खिलजी को करना नहीं था। खिलजी को मतलब क्या है भाई, जहां से लाभ हो जाए। अच्छा जी, क्या किया कि जैसे ही यहां पर हमला किया और जीता, यहां से एक बड़ी राशि लेकर के चला गया। पहला बड़ी राशि एक साथ इकट्ठा कर ली, उसके बाद वार्षिक बांध दिया था, बोला था कि एक काम कीजिएगा, हर साल आप हमको इतना राशि भेज दीजिएगा, समझ गए। अच्छा भाई साहब भेज रहे हैं, सब चीज ठीक है। बीच में क्या हुआ कि कुछ समय के बाद फिर थोड़ा सा रामचंद्र देव थोड़ा सा ढीला पड़ गया, बोले यार नहीं भेजेंगे। तो फिर कहानी पहुंच जाती है 1307 में। अच्छा, 1307 ईस्वी में क्या होता है कि फिर वापस एक बार हमला किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना। अब अलाउद्दीन खिलजी फिर पहुंच के बोलता है, क्या जी टैक्सवा नहीं दिए, काहे, बोला कि हम हो गया जी, हो गया, क्या करें। हालांकि एक चीज है भाई, रामचंद्र देव थोड़ा सा वीर टाइप के आदमी थे। अलाउद्दीन खिलजी देखा कि आदमी काम का है, बस क्या किया कि इसके बाद इनको अपना राज्यपाल बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, यहां पर राज्यपाल बना लेगा। अच्छा एक चीज और, ये जो 1307 में जो आक्रमण हुआ था, ये आक्रमण आपको मलिक काफूर के जरिए करवाया गया था। किसके जरिए, मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भैया मलिक काफूर जी एक काम कीजिए, थोड़ा चढ़ाई उड़ाई कीजिए, थोड़ा देखिए क्या कुछ मामला है। नहीं, इसके बाद इन पर चढ़ाई किया गया। भाई साहब पकड़े गए, कैदी बनाए गए, लेकिन अच्छे बिहेवियर के कारण, मतलब ठीक था, वीर आदमी था, इस कारण से इसका क्या कर दिया गया, इसको वापस राज्यपाल। चलिए अगला सवाल, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल को किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत बढ़िया, जवाब होगा आपका तेलुगु। अच्छा सर, तेलुगु हम बता रहे हैं। देखो भाई, जैसे ही विजयनगर आया वैसे ही आपको याद आ जाना चाहिए संगम वंश, वैसे ही आपको याद आना चाहिए संगम वंश। संगम वंश में हुआ करते थे हरिहर और बुक्का। फिर इसके बाद हम देखेंगे हमारे तुलु वंश। कौन, तुलु वंश। अच्छा जी, तुलु वंश के बाद फिर हमारे जो वंश आए उसका नाम है तुलु वंश, तुलु वंश। अच्छा जी, अच्छा सर, तुलु वंश के बाद कौन आए थे, हमने कहा इसके बाद अराविदु आए थे। कौन आए थे, अराविदु। अच्छा,
ये जो तुलु वंश है ना, इसी वंश के राजा हैं राजा कृष्णदेव राय। ठीक है जी। अच्छा, ये भाई साहब काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा क्या थे, आगे थे। तो इन्होंने कहा कि एक काम करिए, थोड़ा साहित्य के मामले में, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी है ना जी। तेनालीरामा इन्हीं के क्या थे, इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। अच्छा, इन्हीं के दरबार में है ना, ये इनके दरबार में 8 लोग रहा करते थे, 8 है ना। इनके दरबारों में रत्नों की संख्या कितनी थी, 8। अच्छा, रत्नों की संख्या से याद आया कि एक 9 रत्न एक और रखे हुआ था, कौन था, जरा कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता दीजिए, है ना जी। अकबर के दरबार में क्या थे, कुल मिलाकर के 9। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया क्या, सॉरी। निजाम खां किस लोदी सुल्तान का मूल नाम था, है ना जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, एक क्वेश्चन छूट गया था, चलिए पकड़ में आ गया है, कर लिया जाए कि भैया निजाम खान किस लोदी सुल्तान का मूल नाम था। दरअसल ये नाम था हमारे सिकंदर लोदी का। जी सर। अच्छा सर, सिकंदर लोदी, बोले हाँ जी। अच्छा सर, सिकंदर लोदी कौन है, हमें देखो जी, एगो था बहलोल लोदी। कौन थे भाई साहब, थे बहलोल लोदी, है ना जी। तो इस बहलोल लोदी के सुपुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था सिकंदर लोदी। अच्छा, सिकंदर लोदी जो है ना, ये थोड़ा सा ठीक आदमी है ना, ठीक इन द सेंस कि फारसी का थोड़ा सा जानकार आदमी है। भाई साहब फारसी कवि है। अच्छा जी सर, फारसी कवि है, हाँ जी। तो सर फारसी में इन्होंने बहुत सारा काम भी किया होगा, बोले जी। इनके द्वारा जो काम किया गया वो आपको याद रखना है कि 900 छंदों का इन्होंने दीवान लिखा है। क्या लिखा है, 900 छंदों का दीवान, है ना। किसके नाम पर है ये रजिस्टर्ड, हमारे सिकंदर लोदी के नाम पर। ठीक है, यहां तक की बात हो गई क्लियर। चलिए अब हम आगे की तरफ देखते हैं। अगला हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 58 और क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे सामने। चलिए जी, औरंगजेब के समय लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगिरी का संबंध। अच्छा जी, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि जो फतवा ए आलमगिरी है, इसका दूसरा नाम फतवा ए हिंदिया है। फतवा ए हिंदिया है। अच्छा, इसी को फतवा ए आलमगिरी भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि ये जो आलमगीर नाम है, ये हमारे किनका, औरंगजेब भाई साहब का ही है। तो फतवा ए हिंदगिरी, फतवा ए आलमगिरी, ये संबंधित है कानून से। अच्छा सर, कानून से अगर संबंधित है तो लिखने वाले भी पक्का कानून वाले होंगे, बोले हाँ जी। तो इसे लिखा है न्यायाधीशों ने, किसे, न्यायाधीशों ने, प्लस जो धार्मिक विद्वान है, धार्मिक विद्वानों द्वारा इसे बनाया गया है। नियम कानून की बात कहेगा। अच्छा, नियम कानून में जब बात करेंगे तो दंड संहिता किसके पास होती है, न्यायाधीशों के पास, है ना। और चूंकि ये भाई साहब थोड़ा सा धर्म के मामले में था, तो धार्मिक विद्वानों को बोला कि भाई नियम कानून कुछ बनाया जाए, इसकी रचना की जाए, जिसे हम फतवाए आलमगिरी कहते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व का स्थापित किया। कौन सा युद्ध था जी, वो युद्ध था 1764, याद आ जाएगा आपको, बक्सर का युद्ध। कुल मिलाकर के 3 लोग, कौन कौन से, एक तो हो गए हमारे सबसे पहले मीर कासिम, है ना जी, मीर कासिम शुजाउद्दौला, और शाह आलम द्वितीय। ये 3 लोग एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ, ये सारे भिड़ गए कहां, बक्सर के मैदान में। बक्सर कहां पर है,
आपके बिहार में है ना जी। और किससे भिड़े थे? अंग्रेजों से। अच्छा सर, अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हमने कहा कि हेक्टर मुनरो, नाम याद रखेंगे, हेक्टर मुनरो, है ना। तो ये हेक्टर मुनरो साहब, और इसके साथ कौन लड़ रहा था? इसके खिलाफ में मीर कासिम शुजाउद्दौला और हमारा शाह आलम द्वितीय। दुख की बात यह है कि भाई हम लोग बाद में हार गए, ये जंग हम लोग हार गए, और पूरी तरीके से मौका मिल गया अंग्रेजों को भारत में बसने का, है ना। बसते हैं भारत में, फिर वापस से अपनी चलाते हैं कहानी को अपने हिसाब से, और फिर वापस भारतीयों का दिमाग सटकेगा। फिर 1857 में हम लोग क्या उठा लेंगे? बंदूक उठा लेंगे। अच्छा, फिर 1857 में हम लोग को देखा ये भाई लोग कि अरे नहीं यार, ये सब होशियार है, क्या पता कब अटैक कर ले। अब जैसे ही अटैक करेंगे ना, वैसे ही अब ये लोग क्या करने लगेगा? अब यहाँ का जो धन है, यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी, ये सब सोना चांदी हीरा जवाहरात है ना, ये सारी चीजों को इकट्ठा करके अब ले जाके इंग्लैंड पहुंचाने जाने लगा। अच्छा भाई साहब, जैसे ही इंग्लैंड पहुंचाया, है ना, तो इस बात का खुलासा कौन किया? देखिए अगला एक क्वेश्चन, आपका कितना मजेदार क्वेश्चन है आपका अगला। निम्नलिखित में से दादा भाई नेहरू के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था, कौन नहीं करता था? सबसे पहले आंसर जान लीजिए कि सर सैयद अहमद खां, ये जो थे ये मानते थे कि नहीं, ड्रेन थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है ना। ये ड्रेन थ्योरी क्या है और पिछला सवाल जो हमने ला करके छोड़ा है, दोनों में कनेक्शन क्या है? सर इसका चक्कर बता दो। हमने कहा कि देखो भाई, वो जो 1857 के बाद जो अंग्रेज लेकर के जा रहे थे ना, इसका खुलासा दादा भाई नेहरू जी ने किया था, दादा भाई नेहरू जी ने किया था। अच्छा सर, ये दादा भाई नेहरू जी का दूसरा नाम हम इन्हें क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। अच्छा सर, ये इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले पहले आदमी बने, है ना, कौन? हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेहरू जी। अच्छा जी, हाँ, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक वो थ्योरी दी थी, है ना। ये थ्योरी का नाम है ड्रेन थ्योरी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रेन थ्योरी, है ना। ये थ्योरी क्या थी? यही वो थ्योरी थी जिस थ्योरी में उन्होंने कहा कि भाई 1857 के बाद सारे लोग लेकर के जा रहे हैं, सारा अंग्रेज लोग लेके जा रहा है, सबका अपना अपना मानना रहा होगा। सर सैयद अहमद खां के हिसाब से इन्हें लगा कि नहीं, है ना, इनके नजरिए से लगा कि नहीं, हो सकता है कि ड्रेन थ्योरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, इन्होंने इसे नहीं माना। अच्छा जी सर, 1857 हुआ था, बोले हाँ। अच्छा सर, 1857 जो हुआ था याद है, वो हमारे कौन थे? अगला सवाल देखो कितना बढ़िया, एकदम बिल्कुल एज इट उसी पे सेटल है। क्या चीज? मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस रेजिमेंट के सिपाही थे? आंसर होगा कौन सा? 34वीं इन्फेंट्री, है ना जी, 34वीं इन्फेंट्री से भाई साहब थे। अच्छा, ये जो थे 34वीं से, है ना। इसके बाद ये होता यह है कि इनको मिलती है एक राइफल, है ना। उस राइफल का नाम है, ये कभी कभी पूछ लेता है, उस राइफल का नाम है रॉयल इनफील्ड। रॉयल एनफील्ड राइफल। और इस राइफल के बारे में कहा जाता है कि ये जो राइफल है, इसे चलाने के लिए ना पहले दांत से खींचना पड़ता है। क्यों? तो इसके पीछे जो बारूद भरा हुआ है वो चमड़े, वो क्या कहते हैं, वसा से पैक्ड है। किस चीज के? तो सुअर और गाय के मांस से। इसी चीज पर भड़क गए हमारे मंगल पांडे जी, उठा दिया बंदूक, और उठाने के बाद क्या कर दिया? बोला कि भाई अब तो होगा, है ना। तो याद रखेंगे इनका कौन सा इन्फेंट्री था? तो 34 इन्फेंट्री, रॉयल एनफील्ड वो राइफल थी। ठीक, इसके बाद की कहानी को तो हमने देखा ही। ठीक, चलिए अब अगर हम आगे की तरफ शुरुआत करें तो हमारे क्या है सवाल, क्या कुछ सवाल रहने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927, मद्रास अधिवेशन, यहां से देखिए एक चीज और कंप्लीट होगा, मद्रास अधिवेशन 1927, इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। इस समय में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये कौन थे? ठीक है। अच्छा, पहले तो हम ये बता देते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा M.A. अंसारी। अच्छा जी सर, M.A. अंसारी जी, इनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। हम जान लेते हैं ये जो महाराष्ट्र अधिवेशन हुआ था ये 42वां अधिवेशन था। कौन सा था? 42वां वार्षिक अधिवेशन। अच्छा जी सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या हुआ था? ये जो मुख्तार अहमद
अंसारी हैं। क्या है? MA अंसारी, यानी कि मुख्तार अहमद अंसारी। ठीक, इनके नेतृत्व में ये यहां पर किया गया था। दरअसल हुआ ये था इस जो अधिवेशन में, इस अधिवेशन में हुआ ये कि एक हमने कमीशन पढ़ा है, उस कमीशन का नाम है साइमन कमीशन। नाम सुना है क्या? साइमन कमीशन, है ना जी। तो साइमन के नेतृत्व में कुल मिलाकर के 7 सदस्यीय, पूछ लिया जाता है कितने सदस्य थे, है ना, तो 7 सदस्यीय कमीशन आया था। और इसी का पूर्ण विरोध के लिए यहां पर क्या किया गया था? इसका पूर्ण विरोध किया गया था। इसका साइमन कमीशन का, हमारे इस 42वें वार्षिक अधिवेशन, जिसे हम कहेंगे महाराष्ट्र मद्रास का हमारा 1927 का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, चलिए, अब तक आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगा हो, है ना, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप एक बार लाइक कर दे सेशन को, मजा आए तो शेयर कर दे। चलिए आगे देखेंगे हम कि भारतीय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में बंबई में किनके द्वारा की गई? किनके द्वारा की गई? आप बहुत सारे बच्चे इसमें हड़बड़ा करके मार देते हैं गलत आंसर, थोड़ा सा वो नहीं करना है, सही आंसर पहले देख लेंगे। NM जोशी, है ना जी, इनका पूरा नाम क्या है? NM जोशी जी। ये एक्चुअली करने वाले थे, इन्होंने स्थापना की थी, लेकिन पहले अध्यक्ष ये नहीं बने थे। नारायण मल्हार जोशी जो है, इनके बारे में थोड़ी सी कहानी हम आपको बता देते हैं। आप चीजों को अगर समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया तरीका से कनेक्ट कर पाएंगे। नाम है इनका नारायण मल्हार जोशी। ठीक है सर, अच्छा, हुआ ऐसा 1920 में हुआ स्थापना, याद रखना। सबसे पहले 1918 आपको याद होगा, इस समय होता है मुंबई में सूती मिल में, है ना, इस समय सूती मिल में क्या हो जाता है? हड़ताल हो जाता है। बहुत सारे मजदूर जो है वो काम अपना मतलब उनसे काम छीन लिया जाता है। हड़ताल हुआ है तो भाई बेसिकली सारा रोजी रोटी धंधा है इस समय बंद पड़ा है, और सब बंद है तो सारे परेशान हैं। इसी बीच में क्या हुआ कि 1919 में आ गया रॉयलेट एक्ट। जैसे ही रॉयलेट एक्ट आता है, अब सारे लोग और ज्यादा परेशान। अभी सारे लोगों को परेशान देख करके जो व्यापारी वर्ग था, भाई व्यापारी वर्ग 4-5 लोग, सारे लोग अगर एक जगह इकट्ठा हो रहे, अंग्रेजी उठा के पढ़ के रख दे, है ना, तो ये सारी चीजें हो रही थी। अब इन लोगों से परेशान होते 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 कौन? नारायण मल्हार जोशी जी, ये आए हमारे लाला जी के पास, लाला लाजपत राय के पास, और कहा कि लाला जी, हम लोग को भी मिल करके क्या करना चाहिए? व्यापारियों का एक संगठन बनाना चाहिए। और तब से लेकर के आज तक वो संस्था हमारे यहां काम कर रही है। इसके पहले अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को बनाया गया था। क्योंकि ये प्रसिद्ध चेहरा है, इनकी बात सुनी जाएगी, है ना, तो ये इन्हें क्या किया गया? ये जिम्मेदारी इनको दी गई और इनको यहां पर बनाया गया। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। हालांकि संस्थापक सदस्यों में लाला लाजपत राय का भी नाम आता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि किस आंदोलन के दौरान बत्तख मियां ने गांधी जी की जान दूध परोसने से पहले, है ना, दूध में जहर मिलाने से बचाई थी? आंसर होगा बीपीएससी का बहुत प्यारा सवाल अभी पूछ लिया गया था, काफी ज्यादा चर्चे में, बत्तख मियां, है ना। आइए इस पूरी कहानी को हम समझेंगे। हाँ भाई, वो कौन सा था आंदोलन? वो आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, है ना। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर जी। बत्तख मियां, जरा सा क्या है बत्तख मियां की कहानी, जरा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है बत्तख मियां और कैसे क्या कुछ है ना, क्या कुछ हुआ। दरअसल हुआ ऐसा कि महात्मा गांधी जी लौटते हैं कब? 1915 में ये भाई साहब भारत लौटे। अच्छा जी,
भारत कब लौटे? 1915। अच्छा, 1915 में लौटने से पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर चुके हैं। ये सवाल पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने चंपारण ये सत्याग्रह का सबसे पहला सफल प्रयोग कहां किया? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, वहां पर कर चुके हैं। और वहां से आए भारत, अब भारत में आए तो देखिए भारत का भी स्थिति बड़ा गड़बड़ है। अच्छा, इनका ये जो है ये पहुंच गया किनके पास? ये पहुंचे गोपाल कृष्ण गोखले के पास। अच्छा, गोखले जी के पास जाकर के बोला कि बड़ा हमको दुख हो रहा है, देख रहे हैं लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। बोले क्या करें? गोपाल कृष्ण गोखले बोले कि इस देश को समझना है, काम करो, घूम करके आइए, एक बार जाइए घूम के आइए। भाई साहब घूमने निकलते हैं। जब घूमने निकले, इसी बीच में क्या होता है कि 1916 में हो जाती है बीएचयू की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, ठीक, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और यहां पर सभी लोग को बुलाया जाता है, सारे लोग को बुलाया गया, तो गांधी जी को ही बुलाया गया, काफी हाईलाइटेड नाम हो गए थे। अच्छा, गांधी जी जब आए, सारे लोग मतलब लेक्चर दे रहे हैं किस चीज पर? सारे लोग बोले जा रहे हैं कि पढ़ाई है, मैं पढ़ाई से हम क्रांति ला सकते हैं, बच्चों को पढ़ना चाहिए, सारी बातें पढ़ाई पे हो रही है। गांधी जी अकेले ऐसे आदमी जो उठ करके किसानों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं। बोले यार मजदूर परेशान है, बोले किसान परेशान है। अच्छा, ये बात सुने कौन? चंपारण से थे राजकुमार शुक्ल। कहा भाई? ये राजकुमार शुक्ल है ना, ये वहां पर भाई साहब सुन रहे थे। भाई साहब सुनते 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 क्या हुआ, इनकी नजर जैसे ही पड़ी गांधी जी पे, बोले ये आदमी अपने काम पे इनसे मिलना चाहिए। लखनऊ अधिवेशन पहुंच गए मिलने। अब मिल करके आए तो बोले महात्मा चलना तो पड़ेगा। महात्मा देखिए थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात है, हमारे यहाँ भी दिक्कत है। महात्मा जी पूछे जब बताओ क्या है ना? तो बोला कि देखो भाई, इन्होंने सबसे पहले तो बताया कि भाई, महात्मा जी ने पूछा कि कहां से आए हैं, तो इन्होंने कहा कि हम आए हैं चंपारण से। कहां से? चंपारण से। क्यों परेशान है? तो कहा कि नील की खेती के कारण परेशान है। अच्छा जी, तो नील की खेती का क्या मतलब? बोले कि देखो सर, नील की जो खेती है ना, चंपारण में एक पद्धति है जिसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 कठिया पद्धति। इस पद्धति से खेती, इस पद्धति में खेती हो रही है। बोले अच्छा सर, इसमें क्या दिक्कत है? हमने कहा कि देखो भाई, अगर आपके पास 20 भाग जमीन है तो इसमें से 3 भाग में आपको नील लगाना पड़ेगा, ये मजबूरी है। बोले हाँ ये मजबूरी है। अच्छा जी, नील लगा लूंगे तो क्या हो जाएगा? लगा लिया लगा लिया। बोले नहीं सर, ये जहां पर लगा रहे हैं मिट्टी की उर्वरता खा जाता है, और किसान का जमीन अगर क्या हो जाए, बंजर हो जाए, तो किसान क्या ही करेगा? लोगों के बीच विरोध। भाई साहब पहुंचे कहां पर? चंपारण, है ना? कहां पहुंचे? चंपारण। चंपारण ये जब पहुंचे तो चंपारण में इनके साथ, गांधी जी के साथ, है ना, गांधी जी भी थे। गांधी जी के साथ मिले राजेंद्र प्रसाद। वहां पर राजेंद्र प्रसाद जी, चूंकि होता यह है कि भाई अब बड़े नेता, राजेंद्र प्रसाद भी यहाँ के नेता है ना, तो हाईलाइटेड हम दोनों आदमी मिल गए। अच्छा, गांधी जी को दूध पीना बहुत पसंद था, ये याद रखिएगा, गांधी जी को दूध पीना बहुत पसंद था। ठीक है, हाँ, कहीं भी जाते थे, आजकल हम लोग चाय वाय पी लेते हैं, गांधी जी को ला के दे, क्या बोलेंगे? हाँ जी दूध, ठीक, पी लेते हैं। अच्छा, ये जब पहुंचे तो अंग्रेज का कान खड़ा हो गया। अब अंग्रेज जासूस इनके पीछे लगा दिया कि मारना, इनको मारना है ना। और उस समय मोतिहारी का जो कलेक्टर था उसका नाम था हिकॉक। मोतिहारी का जो क्या था, कलेक्टर था, उसका नाम था हिकॉक, है ना जी। हाँ जी, हिकॉक क्या किया कि हिकॉक बुलाया इन लोग को कि आइए ना, हम लोग मिल बैठ के बात करते हैं। क्या गांधी जी आप कहां इधर उधर परेशान हो रहे हैं, तो मिल बैठ के बात करते हैं। और इसी हिकॉक का जो रसोईया था ना, ये रसोईया थे हमारे बतख मियां जी, ठीक है। और हिकॉक जानता था कि गांधी जी को दूध बहुत पसंद है। अब ये बात हिकॉक क्या कर लिया, इसको एडवांटेज के तौर पर लिया और बोला कि अच्छा बुलाते हैं, बुला करके दिया, सबको सर्व करा दिया। गांधी जी हाँ जी लीजिए दूध पीजिए, राजेंद्र जी आप भी लीजिए दूध पीजिए। अच्छा, ये बात बतख मियां को पता थी कि भाई दूध में तो जहर है, नहीं पीने देना, अगर पी लिए तो आज ही गांधी जी क्या हो जाएंगे, इधर ही रह जाएंगे, फिर उसके बाद कोई आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। तो गांधी जी को जीवन दान कौन दिया? बतख मियां। अच्छा, बतख मियां क्या किया भाई? बतख मियां तो इसके क्या थे, रसोईया थे। बोले हाँ जी, अगर रसोईया है सर तो
ये खुद जाके थोड़ी मना कर सकते हैं, बोले ना इतना तो हिम्मत भी नहीं है। इन्होंने इशारा से, ये इन्होंने बतख मियां ने इशारा से किसे बताया? राजेंद्र प्रसाद जी को बताया कि भाई पीना मत, जहर है। और उसके बाद इन्होंने किसी भी तरीके से दूध में कुछ पढ़ने का नाम बहाना लेकर के और उन्होंने दूध को नहीं पिया, है ना। तो ये कहानी है हमारे चंपारण सत्याग्रह के दौरान की। जी, मजा आया हो तो शेयर कर देंगे और एक लाइक बनता है। चलिए अगला सवाल, क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? ये कथन किसका है? ये कथन है एच.एन. ब्रेसफोर्ड का। ठीक, ये जो एच.एन. ब्रेसफोर्ड है, ये भाई साहब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हां ठीक ठाक इनका योगदान रहा भारत को डुबाने में। नहीं, वेब मिलर की अगर हम बात कर लें, वेब मिलर याद होगा, दांडी यात्रा में इनका नाम आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? कांग्रेस रेडियो। और एक चीज और बता दे रहे हैं, ये जो रेडियो स्टेशन हुआ करते थे, ये सारे भूमिगत हुआ करते थे। अच्छा सर, भूमिगत का मतलब ये नहीं है कि जमीन के अंदर हुआ करते थे, भूमिगत यानी कि छुपे हुए थे। अब अंग्रेज, देखो आज के रेट वाला तो बात है नहीं, चीज समझो पहले हुआ क्या। आजादी की लड़ाई लड़नी है, बोले हाँ जी। अब हमारे पास है व्हाट्सएप, नहीं मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप कर दिया, इंस्टाग्राम कर दिया, टेलीग्राम डाल दिया, और कुछ डाल दिया, फेसबुक डाल दिया, है सारी जगह पे डाल दिया, ऑनलाइन सारी चीजें चल रही हैं, ट्विटर पे डाल दिया। लेकिन पहले के डेट में तो मोबाइल नहीं था, तो अब आदमी को एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? चिट्ठी भेजो, फोन करो। अच्छा, सारे चिट्ठी वाला सिस्टम वो किसके पास? अंग्रेजों के पास है। फोन अगर करने भी जाओ, फोन को अगर टैप भी कर ले रहे, बहुत सारी तरह की चीजें, उस समय तो फोन था भी नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें, अब इसमें लोग कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट करें? तो उस समय में आई हमारे सामने कौन? हमारी उषा मेहता। और इन्होंने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, हम अपना रेडियो स्टेशन चलाएंगे, और रेडियो स्टेशन चला करके हम क्या करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, है ना। रेडियो से ही, अब भाई रेडियो चल रहा है, रेडियो पर आवाज पता चल रहा है, अब स्टेशन कहां है, जाइए खोजते रहिए, वो तो अंडरग्राउंडेड है। ये काम किसने किया था? हमारी उषा मेहता जी ने। ठीक है, चलिए इसके बाद अब अगला सवाल हमारे यहां से इकोनॉमिक्स का शुरू हो रहा है। चलिए देखते हैं वन बाय वन कि वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा बना है? उसका नाम है असम। असम से याद आया, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है, सीएम जो है इनका नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। जल्दी से आप असम की राजधानी कमेंट बॉक्स में डाल दें। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा न सोए। दरअसल ये एक योजना है, ये बहुत पुरानी योजना जो काफी पहले स्टार्ट की गई थी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, है ना जी। हरियाणा में किसके द्वारा? अशोक गहलोत के द्वारा ये शुरू की गई थी। फिर वापस इसका काम किया जा रहा है। अब इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें दाल चावल, मतलब एक पैकेट में आपको खाने का सारा सामान, जिसमें सोयाबीन, तेल, मिर्चा, हल्दी, नमक, चावल, दाल, आटा, तेल, ये सारी चीजें इसमें आपको मिला करती है। ठीक है, तो ये है हमारा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। फिर हम इसके बाद बात करेंगे किस चीज की? उद्गम की, कि भैया किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है? वेब पोर्टल उद्गम ये काम किया है हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ भारत ने। ये हमारा भारतीय, अच्छा ये सर, ये इसका क्या है? ये कुल मिलाकर के अभी 30 बैंकों में ही चालू किया गया है। कितने बैंक? 30 बैंक। अच्छा सर, किस चीज के लिए है? तो ये उद्गम ऐसे खातों के लिए है जो खाते बिल्कुल लावारिस पड़े हैं, मतलब उसका कोई क्वेरी नहीं है, काफी दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, उसका कोई मतलब देख रेख नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। तो वैसे खातों का सब एक जगह पर क्या किया जाएगा? इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा, और हम इसे क्या करेंगे? वैसे इसका फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि अनक्लेम्ड, यू से होता है अनक्लेम्ड, है ना, जिसका कोई क्लेम न किया गया हो, अनक्लेम्ड डिपॉजिटरी गेटवे एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तो इंफॉर्मेशन का एम ले लिया गया है यहां पर, इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये रहा अब तक का हमारा सवाल। चलिए अब हम आगे की तरफ देखते हैं, हमारा क्या कुछ रहने वाला है।
अगला सवाल पारिस्थितिकी तंत्र से है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। राइट, जानने की कोशिश करेंगे हम। वह आंसर होगा हमारा समुद्र। बेसिकली भैया हमारे पास जो चीज 70% है और जो चीज 30% है, इस 30% में तो हम घूम लेते हैं, लेकिन 70% में घूम पाएंगे कहीं हम लोग घूम ही नहीं पा रहे। बहुत सारा सागर समुद्र आज भी है जिसको हम आज भी क्या नहीं कर पा रहे, घूम नहीं पा रहे। और सबसे बड़ी चीज है कि समुद्र का पानी क्या है, खारा है ना जी। इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन भरपूर है। अब ऑक्सीजन भरपूर है, इंसान वहां पहुंच नहीं रहा है, कोई वहां डिस्टर्बेंस करने वाला है नहीं, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित एकदम पड़ा हुआ है। देखिए इससे पहले कुछ समय पहले तक पहाड़ों की जो पारिस्थितिक तंत्र जो कही जाती थी वो बहुत सही कही जाती थी, लेकिन मनुष्य वहां भी पहुंचने लगे, हम लोग उधर भी प्लास्टिक का डब्बा इधर उधर फेंक करके उसका भी हिसाब किताब बराबर किए हुए है कि नहीं जी। चलिए अगली हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत हॉटस्पॉट नहीं है जी। आंसर हो जाएगा हमारा नारो हिल्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा सा हम एक मैप के जरिए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कैसा है। ये है हमारा, अच्छा अब यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो रेंज है ये है हमारा हिमालय, ठीक है। ये है हमारा पश्चिमी घाट, बोले बहुत अच्छा। ये वाला तीसरा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहां पर पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश, इन दोनों का जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं हमारा सुडालैंड, पश्चिमी घाट हो गया, ये हिमालय। और ये हम नारो हिल्स की अगर बात करें तो ये नारो हिल्स हमारा यहां पर हमारे मध्य प्रदेश के एरिया में, कहां पर, मध्य प्रदेश के एरिया में देखने के लिए मिलता है। फिलहाल इसे क्या नहीं दिया गया है, विश्व स्तर पर स्वीकृति हॉटस्पॉट की नहीं दी गई है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करें, अगला हमारा भैया भारतीय क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी है ना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई, अप्रैल 1990 में की गई। सर क्यों की गई, हमने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को संभालने के लिए की गई। एमएसएमई है ना, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जी। इसी के लिए इसको क्या किया गया, इसमें फंडिंग मिलता रहे, इसको फंड प्रोवाइड किया जा सके, इसके ऊपर नकेल कसी जा सके, कौन सही काम कर रहा है कौन सही नहीं काम कर रहा है, किसको पैसे की जरूरत है किसको जरूरत नहीं है। इस सेक्टर में ये सारा काम कौन करता है, हमारा सिडबी, ठीक है। फिर हम इसके बाद अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है कि किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। नाम याद रखेंगे, जमशेद जे ईरानी जी। ये जो जमशेद जे ईरानी है, इन्हीं के नाम पर भारत में एक और शहर बसाया गया है, उस शहर को हम कहते हैं जमशेद नगर जी। जमशेद नगर, जमशेदपुर टाटा नगर के नाम से फेमस है। और यहां पर जमशेद जी ने भारत की पहली क्या की थी, स्टील फैक्ट्री, भारत की पहली स्टील फैक्ट्री डाली थी। भारत की पहली स्टील फैक्ट्री कहां पर, जमशेदपुर में है ना, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जमशेद जी टाटा के नाम पर उसे मान लिया गया, ठीक, टाटा नगर। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कि टाटीपाका तेल रिफाइनरी ये कहां स्थित है। तेल रिफाइनरी है, बोले हाँ सर। कहां स्थित है, बोले सर गुजरात, ये सॉरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अच्छा जी, अच्छा सर एक चीज और बता दो, सर देश का पहला, अगर ये तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में है तो भाई देश का पहला तेल रिफाइनरी कहां था, पहला, तो हमने कहा कि ये डिगबोई में है। कहां पर है, डिगबोई। और डिगबोई कहां पड़ता है, ये आपके असम में पड़ता है। जी हाँ, ये वही असम है। क्या किया है असम ने, सबसे पहले जीएसटी कानून को इसने अपने यहां विधेयक को लागू किया। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। कार्बन टैक्स जी, इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। सर ये कार्बन टैक्स है क्या, जरा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। ये जो कार्बन है, कार्बन टैक्स होता यह है कि हम लोग जितना भी सामान का इस्तेमाल करते हैं, जो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कर रहे हैं, उनसे जो भी गैस बन रहा है
बेसिकली वो ग्रीन गैस अगर बन जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस अगर बन जा रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, परेशानी का सबब है। तो हम लोग को कोशिश करनी है कि मिनिमम क्या करना है, कार्बन उत्सर्जन करना है। अब जितना ज्यादा कार्बन आप अगर उत्सर्जित कीजिएगा तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक, तो टैक्स लगा दिया गया ताकि आप क्या करेंगे, कार्बन का उतना उत्सर्जन आप नहीं करेंगे, है ना। टैक्स देने का डर रहेगा तो आप चीजों को सुधार ले जाएंगे। चलिए, ये रहा अब तक का एक्सप्लेनेशन इतिहास और अर्थशास्त्र का। अब अगले सेक्शन में हम मिलेंगे ज्योग्राफी और पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स के साथ, सुमित सर के साथ। तब तक के लिए, और अगर आज का यह एक्सप्लेनेशन आपको मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, एक लाइक बनता है। चलिए हम मिलते हैं सुमित सर के साथ। हेलो, नमस्कार। अभी आपने हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का आपने जीएस में सॉल्यूशन जो था उसको आपने कवर किया। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो ज्योग्राफी का, पोल साइंस का और करंट अफेयर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का जोरदार स्वागत है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग उसको देखते हैं सीधा सीधा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार 143 देशों में भारत का क्या स्थान है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी किया जाता है उसमें 2024 में जो जारी किया गया उसमें भारत का क्या स्थान रहा है। तो सीधा सीधा आंसर करिए, सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 126वां। एक्चुअली में क्या है कि हर वर्ष ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, और ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है इसमें इस बार जो देशों की सूची थी 143 देशों की सूची बनाई गई, जिसमें क्या होता है कि जिस जिस देशों की मतलब निकालनी होती है उसका कुछ संकेतक देखा जाता है। संकेतक में आप जैसे हम आपको बताना चाहें, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे उस देश में सामाजिक सहयोग क्या है, आय की स्थिति क्या है, साथ ही साथ अगर आप देखना चाहें भ्रष्टाचार का स्थिति क्या है, साथ ही साथ अगर आप देखना चाहें तो वहां पर उदारता कितनी ज्यादा है, साथ ही साथ अगर आप देखना चाहें वहां स्वतंत्रता कितनी है। तो इन सबों के आधार पर 6 संकेतक हो जाए, इन सबों के आधार पर देश का क्या किया जाता है कि रैंकिंग किया जाता है, और उस रैंकिंग में भारत का जो इस बार रैंकिंग है वो 126वां है। और संयोग देखिए इस बार 2023 में भी भारत का जो है वो 126वां रैंक ही था, और जो 143वें नंबर पर है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है। साथ ही साथ आप यूं समझ लीजिए कि पहले नंबर पर जो है 7वीं बार लगातार, पहले नंबर पर 7वीं बार लगातार जो है वो आपको डेनमार्क, सॉरी क्या नाम है उसका, फिनलैंड है। फिर उसके बाद आपको डेनमार्क मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको तीसरे नंबर पे आइसलैंड मिल जाएगा, है ना। ये सारे देश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालापो तथा इसी को एक और नाम से नगदग पेलजी होरलोक से सम्मानित किया गया। ये देश कौन सा है? ये देश है भूटान। देखिए भूटान में क्या होता है कि अपने देश के नागरिकों को, इवन की विदेशी को भी ये सम्मान दिया जाता है, और अभी तक संयोग से आप इसको समझ लीजिए तो अभी तक इसे 2008 से ये सम्मान दिया जाना शुरू किया गया, जिसमें से तेंजिन को दिया जा चुका है, वहाँ की रानी जो है क्या नाम है वांगचुंग, उनको दिया जा चुका है, इवन की जो जिग्मे चोएद्रा है उनको दिया जा चुका है, और ये चौथी बार जिमिंग चोएद्रा के अलावा तांजिंग के अलावा और जो क्या नाम है आपको वांगचुंग जो है, उन सब तीनों के अलावा भारत के अपने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें यह सम्मान दिया गया है। और ये भूटान में भारतीय के अलावा भी अन्य देशों के भी नागरिकों को दिया जा सकता है। ये वहाँ की सरकार की अपनी एक परंपरा है जो 2008 से इसकी शुरुआत की गई। भूटान की अगर हम राजधानी का बात कर लें तो राजधानी भूटान की जो है वो आपको पता ही होगा, और याद भी रखिएगा क्यों, क्योंकि किसी देश का राजधानी जो है वो आपको पूछ दिया जाता है, देश का राजधानी। साथ ही साथ मुद्रा का बात करेंगे, त्रिंग्युम वहां की मुद्रा है, त्रिंग्युम वहां की मुद्रा है। साथ ही साथ अगर हम वहां के अभी हाल में पता होगा कि वहां पर राजशाही तंत्र व्यवस्था चला करती थी, लेकिन फिर से वहां पर लोकतंत्र बहाल हुआ, और लोकतंत्र बहाल होने के बाद वहां पर प्रधानमंत्री जैसे पद को भी देखा जाता है। तो सेरिंग टेग्बो जो है वहां पर आपको प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेरिंग टेग्बो जो है वहां के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? 28वां सवाल हमारा है, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए
वर्ष 2024 में अर्थ आवर का 18वां संस्करण मनाया गया। देखिए ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस चीज को, क्योंकि इन सब चीज जैसा सवाल आजकल ज्यादा पूछता है। जैसे कार्बन जीरो शून्य, आप सुनते होंगे कि कार्बन की जो उत्पादन हो रहे हैं उसको शून्य करना है, कुछ टारगेट दिया गया हर देशों को। इससे संबंधित आप क्योटो प्रोटोकॉल आप देखेगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपको पेरिस समझौता, ऐसे बहुत सारे आपको क्लाइमेट से संबंधित सवाल पूछते हैं। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आज के समय में हमारे लिए सबसे ज्यादा अगर कोई डिबेटेबल टॉपिक है तो वो सबसे ज्यादा हमारा जलवायु है। तो जलवायु से संबंधित आपसे वो उम्मीद करता है कि आप इन सब चीजों के बारे में थोड़ा अवेयर हैं या नहीं है, उसका एक जांच पड़ताल करता है। तो इस बार आपसे क्या सवाल पूछा है, मतलब इस बार जो क्वेश्चन दिया गया है वो पर्यावरण सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2024 में अर्थ आवर। देखिए अर्थ आवर जो है ना, हर साल अर्थ आवर जो है हर साल मार्च महीने के लास्ट शनिवार को, यानी जो मार्च महीना होता है, मार्च महीना होता है, उस मार्च महीना के अंतिम शनिवार, अंतिम जो शनिवार, शनिवार में भी याद रखिएगा, अंतिम शनिवार को 1 आवर के ड्यूरेशन के लिए माना जाता है कि आपको अपनी जो लाइट बत्ती जो जलाते हैं हम लोग नॉर्मली दिनों में, उसे 1 आवर के लिए हमें क्या करना है, बंद करना है, ताकि कुछ जो ऊर्जा है वो हम बचत कर सके। अगर देश में अगर हम 1 आवर है ना अपने अर्थ के लिए दे दे तो ये अर्थ को बचाने के लिए तो जरूरी हो ही जाएगा, साथ ही साथ क्या है कि हमारा लाइफ जो है, हमारी जो जीवन है वो भी एक सतत विचारधारा के या सतत विकास की तरफ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ इसमें आप यूं भी समझ लीजिए कि ये 1 आवर जो है ये कब से कब तक का है, तो ये आप समझ लीजिए 7:30 8 से लेके 9:30, यानी ये टाइमिंग है जिसमें हम 1 घंटा अपना समय निकाल करके, कुछ नहीं करना है, बस लाइट वाइट ऑफ कर देना होता है, ये हमारा मनाया जाता है। साथ ही साथ इस बार का जो थीम रखा गया वो रखा गया पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा घंटा। आप यूं समझ लीजिए कि पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा घंटा क्यों रखा गया, क्योंकि पृथ्वी को बचाने के लिए अगर सबसे बड़ा अगर कोई हमारे पास आवर है तो वो सबसे बड़ा आवर यही है। तो पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा घंटा, पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा घंटा, ये है इसका इस बार का थीम है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपसे हाँ अब सवाल आता है, इसमें आपको क्या पूछा कि कितने मार्च को, तो ये था आपका 23 मार्च। क्या था इसमें, 23 मार्च था। चलिए अगला सवाल चलते हैं। स्विस संगठन IQAI द्वारा जारी किया एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित नगर, जरा देखिए क्या सवाल आपसे पूछ रहा है, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर। बोले ना आपको कि पर्यावरण से संबंधित सवाल आपको देखना पड़ेगा, इसलिए हमने जो हमारी जो टीम है उन्होंने आपके लिए इस तरीके का सवाल इसलिए सेट कर करके बार बार आपको दिखाया जा रहा है क्योंकि पर्यावरण जरूरी है, जलवायु जरूरी है, इसलिए उससे संबंधित सवाल आपसे घुमाते रहता है। स्विस संगठन IQ द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है और ये रिपोर्ट जो जारी किया गया इसमें पूछा गया कि सबसे अधिक प्रदूषित अगर कोई शहर है तो वो कौन सा है। सबसे अधिक शहर जो प्रदूषित है वो है बेगूसराय। लेकिन 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 आपसे सवाल पूछ दे कि प्रदूषित शहर तो हो गया, लेकिन प्रदूषित सबसे ज्यादा जो है वो राजधानी कौन सा है, तो वो राजधानी हो जाएगा दिल्ली। राजधानी कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। यानी जो शहर में अगर बात करेगा तो नो डाउट कि आप बेगूसराय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राजधानी, चूंकि भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है सबकी राजधानी होती है, तो उन राजधानी में सबसे प्रदूषित कौन सा है, तो वो माना जाता है दिल्ली। और ये लगातार चौथा साल ऐसा है, ये लगातार चौथा साल है जब राजधानी दिल्ली प्रदूषित रहा है। इसके अलावे अगर हम सबसे प्रदूषित देश का बात कर लें, अगर सबसे प्रदूषित देश का बात कर लें तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश का बात होता है, फिर पाकिस्तान का बात होता है, फिर हम लोग भारत का बात करते हैं। साथ ही साथ आप इतना जान लीजिए कि बेगूसराय पहला हो गया, मतलब विश्व में पहला शहर है जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो शहर के अलावे अब गुवाहाटी जो है ये आपको दूसरे नंबर पर देखने को मिल जाएगा। राजधानी के आधार पर, राजधानी के आधार पे आपको गुवाहाटी दूसरे नंबर पर दिख जाएगा और साथ ही साथ दिल्ली जो है और आपको वो पहले नंबर पर दिख जाएगा। चलिए साथ ही साथ एक चीज और हम लोग देख लेते हैं इसमें। अगला सवाल है कि 30 मार्च, क्या बोला गया आपको, 30 मार्च जो है वो 2024 में नहीं 30 मार्च एक्चुअली में 30वां सवाल है, सॉरी। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम, याद रखिए कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया। देखिए कोचरब आश्रम जो है
ये आपको पूछा जा रहा है कि कहाँ पर उद्घाटन किया। तो ये कोचरब आश्रम जो है ये गुजरात में है। आप जानते होंगे गुजरात के बारे में, गुजरात की महिमा मंडल इसलिए थोड़ा ज़्यादा आपको जानना ज़रूरी है उसका, क्योंकि यहाँ से हमारे देश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर आप बोल सकते हैं महात्मा गांधी का जुड़ाव यहाँ से। अब महात्मा गांधी चूंकि रहते कहाँ थे, पता होगा आपको कि उनका जो आश्रम था वो साबरमती था। और ये साबरमती जो है हिस्ट्री के हिसाब से आप समझ लीजिए बहुत मतलब पवित्र स्थल कह लीजिए या काफी फेमस स्थल कर लीजिए, जो करना चाहे आप कर सकते हैं। जो इस बार आजादी का अमृत महोत्सव जो शुरू किया गया था वो भी इसी जगह से किया गया था, यानी आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया था वो यहीं से मनाया गया था। और साथ ही साथ आप ये भी जानते होंगे कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था, गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया वो दांडी मार्च भी यही से एक तरीके से कह सकते हैं कि साबरमती से लेकर के है ना दांडी तक गांधी जी पैदल चले थे। वो तारीख क्या था, तो 12 मार्च था। 12 मार्च से लेकर के आपको पता होगा कि वो 24 दिन की यात्रा पे निकले थे और दांडी वो वहां पर जाकर के उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो ये कोरचब जो है ये कहाँ पर हो जाता है, ये आपको गुजरात में हो जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप इनको गांधी जी से संबंधित जोड़ करके आप देख सकते हैं। कोई डाउट तो यहाँ तक होना नहीं चाहिए। आगे चलें, चलिए इसके अलावा चलते हैं 31वां सवाल की ओर। मार्च 2024 में पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? देखिए इसमें आपको छोटा छोटा पॉइंट है, कर लीजिए। देखिए अगर 2024 में पूछा जाए, मार्च 2024 आपसे पूछा, देखिए कितना सवाल आपका जलवायु से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। गौर करिएगा जरा। 24 में पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तो ग्रीन एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन नीति, तो इसको जो पूछा जा रहा है किसने मंजूरी दिया है, तो ये मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश, ये मंजूरी उत्तर प्रदेश। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पहला राज्य जिन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दिया तब वो कौन सा हो जाएगा, वो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर पहला पूछ दिया तब क्या कर दीजिएगा, महाराष्ट्र कर दीजिएगा। एक बात और समझ लीजिए, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एनवायरनमेंट को क्लीन रखना हमारा कर्तव्य है। और साथ ही साथ हर देश हर राज्य को कुछ टारगेट बेस्ड पे काम दिया जाता है और उसी टारगेट बेस में आप समझ सकते हैं कि भारत को भी दिया गया है 2070 तक हमें क्या करना है, शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है। हमारा जो लक्ष्य है वो 2070 तक दिया गया है, जिसमें हमें शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है। क्योंकि पता होगा कि जितना ज्यादा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करेंगे हमारे पर्यावरण को उतना ज्यादा नुकसान होगा। इसी वजह से ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगला सवाल है कि मार्च 2024 को किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी पहनावे रीसा को जीआई टैग, देखिए हर वर्ष है ना, मतलब हर वर्ष क्या बोलिए कई महीनों में भी क्या किया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है, जिसको हम लोग ज्योग्राफिकल इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका सवाल हर बार कहीं ना कहीं घूमते फिरते आ रहा है। इस बार भी क्या किया गया, कई राज्यों में कई फेमस वस्तुओं को क्या किया जाता है, जो इंडेक्स में नाम दिया जाता है। तो वही आपको इस बार भी पूछा है कि जो पूछ रहा है कि ये किस राज्य की रीसा जो है वो, तो ये रीसा जो है ये त्रिपुरा की है ना, रीसा जो है वो त्रिपुरा की है। इसके अलावे हम आपसे अगर बात करें, अगर इसके अलावे हम आपसे बात करें तो कई अन्य राज्यों में भी जो है वो क्या किया गया है कि कुछ आप यूं समझ लीजिए कि वस्तुओं को क्या किया गया है, वो दिया गया है दर्जा। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में एक लहसुन होती है वहां की, उस लहसुन को क्या किया गया है, मान्यता दिया गया है जीआई टैग के तौर पे। जीआई टैग के लिए जो अधिनियम बना 1999 में बनाया गया था, जो मध्य प्रदेश आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक लहसुन जो है उसको जो है वो वहां का यूं समझ लीजिए कि जीआई टैग दिया गया, रियावन लहसुन है। इसके अलावे भी कुछ राज्यों के, जैसे हम आपको राज्य का नाम बताएं तो आपको असम हो जा रहा है, असम के अलावा चलिए तो गुजरात हो जा रहा है, गुजरात के अलावा चलिए तो आंध्र प्रदेश हो जा रहा है, आंध्र प्रदेश के अलावा हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, है ना। इन सब के कुछ वस्तुओं को भी क्या किया गया, जीआई टैग दिया गया है। और ये 2003 से जीआई टैग दिया जाता है, 2003 से जीआई टैग दिया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा है कि देशों में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में। अब आपसे सवाल पूछा कि जो तेंदुआ है वो तेंदुआ किस राज्य में सबसे अधिक है। देखिए क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। जो केंद्रीय हमारा मंत्रालय है, वन मंत्रालय है जो है, वो केंद्रीय वन मंत्रालय के द्वारा, यानी उसको आप एक और नाम जानते होंगे सब, केंद्रीय पर्यावरण वन और यूं समझ लीजिए जलवायु परिवर्तन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है कि जो कितने देश में वन हैं, उस वनों की स्थिति क्या है, पहले कितना ज्यादा वन थे अब कितना है,
जानवरों की संख्या का क्या रिपोर्ट है, कैसे है, ये जारी किया जाता है। तो 2022 के आंकड़े के आधार पर जारी किया गया था। और इस बार आपसे पूछा गया कि तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है। तो पहले बात ये समझ लीजिए कि जो इसमें सबसे अधिक आ जाएगा वो सबसे अधिक आ जाएगा कहाँ पे, आपको मध्य प्रदेश में आ जाएगा। सबसे अधिक कहाँ पर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो तेंदुओं के अगर हम संख्या पे बात कर लें, एक सेकंड, थोड़ा सा, एक सेकंड को समय दीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को, हाँ चलिए ठीक है, ठीक है, लाइटिंग का थोड़ा सा पीछे इशू आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ कहाँ पे थे हम लोग, हाँ चलिए, तो हाँ सर्वाधिक, तो सबसे अधिक क्या हो गया, मध्य प्रदेश में, ये 3907 के आसपास जो है वो आपको देखने को मिलता है। जबकि ओवरऑल अगर हम भारत का बात कर ले, ओवरऑल टोटल अगर हम भारत की बात कर ले तेंदुओं की संख्या का, तो वो लगभग आपको 13,874 तेंदुओं की संख्या मिल जाती है। 13,874 तेंदुओं की संख्या मिल जाती है। सबसे अधिक कहाँ आपको देखने को मिलेगा, सबसे अधिक आपको मध्य प्रदेश में देखिए। मध्य प्रदेश के अलावा हम चलें तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटका में है, आपको कुछ बिहार में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सर्वाधिक पूछा तो सर्वाधिक आप मध्य प्रदेश लगा लीजिएगा। साथ ही साथ आपको एक और सवाल यहाँ पर पूछा, नेक्स्ट सवाल आपको कि शीतल देवी किस खेल से संबंधित है। देखिए कितना सवाल ये बढ़िया दिया गया। शीतल देवी ये एक ऐसी महिला समझ लीजिए आप, दिव्यांगजन आइकॉन के नाम से इन्हें जो भारत का निर्वाचन आयोग है उन्होंने इसे एक तरीके से सम्मान दिया है। सम्मान का नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकन के तौर पे शीतल देवी को सम्मानित किया गया। और ये किस खेल से हैं, तो ये हैं तीरंदाज। अब सोचिए तीरंदाज हैं और इनके पास हाथ नहीं है। ये ऐसी महिला है या ऐसे आप यूं समझ लीजिए कि एथलीट्स आप ऐसा देख लीजिए जिनके पास हाथ नहीं है ना, पैरों से ये तीरंदाजी करती है। सोच लिए, मतलब इसलिए कहा जाता है ना कि कभी भी किसी चीज को लेकर के अगर हम अभाव मान के चले ना तो जीवन कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। सोचिए जिनके पास हाथ नहीं है उनको तीरंदाजी का कितना बड़ा शौक हुआ और उन्होंने पैर से तीरंदाजी करके इतना बड़ा, इन्होंने कई गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। याद रखिए गोल्ड मेडल तक इन्होंने अपना जो है वह जीत चुके हैं। तो तीरंदाज हो जाएगा। साथ ही साथ आप यूं समझिए 2024 में ही इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सोचिए कितनी गर्व की बात है, अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो क्या हो जाएगा, तीरंदाज हो जाएगा। फिर आपसे सवाल पूछा भूटान की मुद्रा क्या है। अभी हाल में, हाल क्या, अभी ऊपर सवाल ही आया था। तो भूटान की मुद्रा क्या है, तो वो है नोंगट्रुम, जिसको नंगुल ट्रम के नाम से भी जानते हैं। ये वहां की मुद्रा हो जाती है। इसके अलावा भी देखिए कुछ राज्य मतलब देश के नाम के अलावा भी आपको कुछ मुद्रा दिया गया। जैसे आपका हम बात करें तुगरिक, तुगरिक जो हो जाता है वो मंगोलिया का हो जाता है। तुगरिक जो है, जो आपको दिख रहा है ये तुगरिक, ये मंगोलिया का है। ये किसका है, मंगोलिया का है। देखिए सोम का नाम भी आपको कई बार आपको आ चुका है। शायद पिछले बार भी जब हम लोग ले रहे थे, शायद 9वीं या 10वीं हम लोग ले रहे थे, उसमें भी शायद आ चुका था, है ना। तो ये किर्गिस्तान की है, सोम जो है वो किर्गिस्तान की है और ये कजाकिस्तान का हो जाता है ना। जो टेंगने आप देख रहे हैं ये आपको कजाकिस्तान का हो जा रहा है, ये किर्गिस्तान का हो जा रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए ठीक है। फिर आपके पास एक है कि तिमोर लस्ते, जिसको पूर्वी तिमोर की राजधानी, आपसे पूछ रहा है कि इसकी राजधानी कहां पर है। तिमोर लस्ते यानी तिमोर लस्ते पूर्वी तिमोर की राजधानी कहां है, तो राजधानी जो है इसका ये दिल्ली है। दिल्ली नहीं, दिल्ली है। अभी आप कहिएगा कि हाल में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये WTO का, देखिए उसी देश का नाम आपको इसमें दिया जाता है जो हाल में कुछ ना कुछ चर्चे में रहे हों या किसी कारणवश ये करंट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला हो, इसलिए इनका नाम आपको दिया जाता है। इसलिए कोई भी राज्य राजधानी या मुद्रा आप याद कर रहे हो तो आप समझिए इस चीज को कि क्यों ये दिया जा रहा है। अब भूटान वाला आपको पता होगा कि अभी भारत के नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को नागरिक तौर पे एक सम्मान दिया गया, इसलिए यहां पर आपसे दिया गया। साथ ही साथ इसी के इर्द गिर्द आप कई देशों का भी देख सकते हैं। तो तिमोर लस्ते जो है अभी WTO का मेंबर बना है ना, 166वां मेंबर बना है WTO का। इससे पहले अभी तक आपको पता होना चाहिए, एक सेकेंड, एक कॉल है, रुक जाइए एक सेकेंड। हाँ चंदन जी, नमस्कार, हैं ऑफिस में, आइए ना। डन डन डन, हाँ ठीक ठीक, सॉरी माफी चाहेंगे। तो कहाँ पे थे हम लोग,
हम लोग, हाँ, ये थे, क्या नाम है, तिमोर लेस्ते। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी राजधानी दिल्ली हो जाएगी। और ये क्या है, डब्ल्यूटीओ का मेंबर। डब्ल्यूटीओ के बारे में आप जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम पहले GATT था, जो कि 1 जनवरी 1995 को मतलब इसका नाम गेट का WTO कर दिया। इसका काम होता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के लिए, पूरी दुनिया ट्रेड फ्री कर सके, अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन कर सके, उसको ये प्रमोट करता है ताकि अधिक से अधिक इकोनॉमी जनरेट हो सके। क्लियर है यहाँ तक आपको? चले, अच्छा, 166वां। इसके अलावा कॉमरस जो है, कॉमरस एक देश है जो कि 165वां बना। इससे पहले 164 देश थे और 166वां बनने वाला देश वो कौन हो गया, तिमोर लेस्ते हो गया। साथ ही साथ आपको कुछ देश है, कुछ दिख पा रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए, जो ये आपको तिराना दिख रहा होगा, ये अल्बानिया की राजधानी हो जाती है। देखिए फिर आपको आ गया ना, देखिए आ गया ना जगह, देखिए राजधानी वाला। इसके अलावा आपको कौन सा दिया गया इसमें, आपको सोफिया, हाँ सोफिया जो दिया गया, ये आपको यूं समझ लीजिए कि जो बुल्गारिया है उसकी राजधानी हो जाती है। इसके अलावा आपको कौन दिया, नूक दिया है। नूक जो है, देखिए ये क्या हो गया, आपको ध्यान से समझिए। तिराना जो है वो आपको दिख पा रहा होगा, तिराना अल्बानिया का, ये अल्बानिया के अलावा ये क्या हो जाएगा, बुल्गारिया का हो गया। और इसके अलावा नूक तो जानते होंगे सब, ये ग्रीनलैंड का है, ये ग्रीनलैंड का है। तो ये करंट अफेयर का आपका सवाल था। इसके अलावे भी कुछ सवाल हैं जो कि करंट से तो कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी आता है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस वर्ष शुरू किया? डॉल्फिन पे हमने पिछले क्लास में आपसे डिटेल क्वेश्चन किया था, तो इस बार हम उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपसे बस छोटा छोटा पॉइंट करके यहां से हम लोग निकल जाएंगे। तो सवाल क्या है, जरा गौर करिएगा। पूछ रहा है कि आपको डॉल्फिन जो है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये किस वर्ष शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो शुरू किया गया 2020 में शुरू किया गया। 2020 में डॉल्फिन, आपको पता होगा गंगा में पाया जाने वाला एक जानवर होता है, विशालकाय जानवर डॉल्फिन, जिसको 2020 में जो है वो क्या किया गया, डॉल्फिन वर्ष के नाम से, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के नाम से शुरू किया गया। साथ ही साथ आप यूं समझ लीजिए कि 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के नाम से मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर निम्नलिखित में किसे जोड़ता है? आप कॉरिडोर के बारे में जानिए। देखिए 2-3 चीज आपको ज्योग्राफी में जानना पड़ेगा, 2-3 चीज आपको ज्योग्राफी में हर हाल में जानना होगा। जैसे कुछ जो कॉरिडोर है उसके बारे में, मतलब कॉरिडोर जो 2 कॉरिडोर हैं उसके बारे में। साथ ही साथ आपको नॉर्थ से लेके साउथ, साउथ से लेकर के ईस्ट वेस्ट को जो जोड़ने वाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं, आपको ये जानना होगा। जो कॉरिडोर है ये पूरब से लेकर के पश्चिम तक, यानी भारत का पूर्वी क्षेत्र से लेकर पश्चिमी क्षेत्र को, और भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण को। जैसे भारत का पूर्वी, आपको सवाल यहाँ पर पूछा कि किसको जोड़ता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप समझ लीजिए सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर से किसको जोड़ता है, पोरबंदर को जोड़ता है। और लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है। साथ ही साथ अगर हम नॉर्थ से साउथ का बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर आपको पता होगा, वहां से होते हुए कन्याकुमारी तक को ये जोड़ता है। और इसमें भी आपको NH7, NH144 आपको 44 आपको देखने को मिल, इसमें NH2 आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सबको कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जो नॉर्थ को साउथ से और ईस्ट को वेस्ट से जोड़ता है। इसके अलावा आपको स्वर्णिम चतुर्भुज भी देखने को मिलता होगा, जो कि नॉर्थ में दिल्ली है, वेस्ट में चले जाएगा तो मुंबई है, साउथ में चले जाएगा तो चेन्नई है, और इधर आ जाएगा तो कोलकाता है। इन चारों महानगरों को जोड़ने वाला ये स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिलचर से पोरबंदर हो जाएगा। अगला सवाल है, माही बजाज सागर परियोजना किस राज्य का उद्यम है? देखिए ये उद्यम का बात कर रहा है ना, क्योंकि देखिए कई जानवरों को, कई पक्षियों को, पशुओं को कंजर्व करने के लिए क्या किया जाता है, कई तरह से, है ना, क्या किया जाता है, उसके कई तरह से प्रोजेक्ट तौर पे उसको रखा जाता है ताकि उसका कंजर्वेशन किया जा सके। तो आपसे क्या पूछा सवाल यहाँ पर कि माही जो है, तो ये क्या हो जाएगा आपको बताइए, माही जो हो जाएगा ये आपको कहाँ पे सवाल, हाँ ये माही पूछ रहा है, तो ये आपको राजस्थान भी हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ राजस्थान के अलावे आप यहाँ चलिएगा तो आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावे आपको परियोजना का एक्चुअली में मध्य प्रदेश में नहीं है ये, राजस्थान और गुजरात दोनों में, हाँ वही तो, दो राज्य वही हम इधर देख रहे हैं, राजस्थान और गुजरात दोनों में है ये। अगर हम इसका आपको शेयरिंग का बात कर लें, शेयरिंग मतलब दोनों में कितना कितना ये क्षेत्र में है, तो इसको 55-45 के आप तौर पे समझ सकते हैं। यानी कि 55-45 कहने का मतलब क्या हो गया कि 55 हो गया गुजरात के लिए, 45 हो गया राजस्थान के लिए। इस तरीके से आप इसको ऐसे एक और समझ सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट, या ये कहा जाता है पूरी तरीके से जनजातीय परियोजना है। ये जो परियोजना है ये जनजातीय परियोजना है, और ये माही नदी पर बनाया गया है। ये जो परियोजना है, ये उद्यम जो है, ये माही नदी पर बनाया गया। क्लियर है, ये बहुत पहले से चल रहा है, 1972 के आसपास में इसकी कार्य शुरू कर दी गई थी। फिर एक अगला सवाल है आपका कि
90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर राज्य थिम्पू की स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर 12 बज रहे हैं। एक बात समझिए, पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब इंटरनेशनल पूरी दुनिया का जो टाइम बना हुआ है वो 0 डिग्री पे बना हुआ है, और वो 0 डिग्री ग्रीनविच, जिसको जीएमटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब क्या है कि सूर्य को कहा जाता है कि 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो आप गौर करिए जरा, आप जरा ध्यान से देखिएगा कि 90 डिग्री आपको पूर्वी देशांतर पूछ रहा है, और पूरब की तरफ जब आप चलिएगा, जैसे ये अगर हम 0 डिग्री मान लें, इसको मान लीजिए आप 10, इसको मान लीजिए आप 20, इस तरीके से करते करते आप 90 तक पहुंचिए। और जब आप 90 तक पहुंचिएगा तो पूछ रहा है कि उसमें जो पूर्वी राजधानी थिम्पू है ना, जो कि भूटान की है, तो यहां पूछ रहा है समय कितना होगा। तो सनलाइट को क्रॉस करने में, 1 डिग्री क्रॉस करने में कितना, तो बताए 4 मिनट का समय लगता है। तो यहां से 0 से 90 तक जाना है, तो 90 गुने 4 कर लीजिए, यानी कि 360 मिनट हो गया। अब 360 मिनट बराबर क्या होता है, 360 को आप 60 से डिवाइड कर लीजिए, तो 36 यानी कि 6 घंटे का हो जाएगा। 60 6 घंटे का। तो अब अगर वहां पर मान के चलिए 12 बज रहा है, तो यहाँ पर 6 बजेगा। सिंपल सी बात है, 6 PM हो जाएगा, क्योंकि ये आपको 12 बजे दोपहर का बात कर रहा है ना, दोपहर का बात कर रहे हैं। हाँ, अगले सवाल की तरफ चलिए। भारत में चुनाव में धोखाधड़ी को रोकने के लिए मतदाताओं के उंगली पर, एक सेकंड थोड़ा सा, एक फोन आ रहा है, रुकिएगा। यार कितना फोन आएगा। हाँ चलिए, सॉरी। तो सवाल क्या था आपका? सवाल था कि मतदाताओं में चुनाव में धोखाधड़ी जो होता है उसमें मतदाताओं के उंगली पर क्या लगाया जाता है, तो इसमें आपको हो जाएगा, क्या लगाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। देखिए क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट जो है ये एक्चुअली में एक ऐसा केमिकल्स होता है जिसको लगा देने के बाद, पता होगा कि हाथों में लगाया जाता है, जो लंबे समय तक आपको इससे छूटते नहीं है, इसलिए ताकि पता चल सके कि आपने वोट डाला या नहीं डाला, क्योंकि पता होगा कि बहुत सारे फर्जी वोट डाले जाते हैं, इसको रोकने के लिए। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? पता होगा 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया, और उस संविधान संशोधन के तहत जो है वो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आप समझिए इस चीज को, 9वीं अनुसूची को क्या किया गया, जोड़ा गया। वर्तमान में अभी आपको 12 अनुसूची देखने को मिलेंगे, 22 भाग देखने को मिलेंगे, जबकि अगर हम जो बना जिस समय हमारा संविधान, उस समय का बात करेंगे तो उस समय हमारे 8 अनुसूची थी, और आपको 8 अनुसूची के अलावे जो है यहाँ पर अभी आपको 12 देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर संविधान का हम बात कर ले, तो जो 9वीं अनुसूची में संविधान के साथ संशोधन जो किया गया था, उसमें अगर हम बात कर ले तो आपको 15 हो जाता है, 19 हो जाता है, 85 हो जाता है, 87 हो जाता है, यानी 15, 19, 85, 87। इवन कि इससे आगे जब आप चलिएगा तो आपको 174 हो जाता है, 176 हो जाता है, यानी 15, 19, 85, 87, 174, 176। इवन कि और अभी चलिएगा टोटल तो 341, 342, 372, 376, इन सारे संविधानों में क्या किया गया, संशोधन किया गया था। तो आपसे सवाल यहां पर पूछा कि कौन से अनुसूची में, तो ये 9वीं अनुसूची में हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक में आपको नहीं होगा? चलिए ठीक। इसके अलावा बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया? देखिए, राष्ट्रपति शासन आपको पता होगा कि अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में अगर सरकार की स्थिति कमजोर हो जाती है, या सरकार अगर सही से नहीं चला पाती है, राज्य में सरकार नहीं चला पाती, तो ऐसे कंडीशन में राज्य को क्या किया जाता है कि राज्यपाल के दिशा निर्देश में राष्ट्रपति को दे दिया जाता है, और वो राष्ट्रपति उस पर कंट्रोल कर लेता है, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, जो कई राज्यों में लग चुका है। पहली बार पंजाब में लगा था, लेकिन पूछ रहा है कि आपको बिहार में कब लगा। दिख पा रहा होगा आपको यहाँ तक, तो सबसे पहली बार जो है वो 1968 में बिहार में लगाया गया। अभी तक कुल मिलाकर के बिहार में 8 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा चुका है, जिसमें सबसे लास्ट जो है वो 2005 रह चुका है। 2005 भारत का लास्ट था। इसके अलावा विश्व का पहला देश जहां सूचना का अधिकार का शुरुआत किया गया। देखिए, सूचना का अधिकार RTI पता होगा, जो भारत के
में भारत में 2005 में लाया गया था। लेकिन आपसे भारत नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है दुनिया का कौन सा देश जहां पर सबसे पहले लाया गया। गौर करिए जरा सवाल को, दुनिया का पहला देश। सोचिए सूचना का अधिकार को लेकर के दुनिया का कौन सा देश रहा होगा जो इतना पहले जागरूक रहा होगा। आपको हम साल बताएं, 1766 में ही 1766 में ही डेनमार्क में जो है वो पता है सूचना का अधिकार जो है वो लागू कर दिया गया। इवन कि कनाडा में भी लागू किया गया था, लेकिन भारत में लागू कब किया गया? भारत में 2005 में लागू किया गया था। इसके अलावा भारत में शून्यकाल कब से शुरू किया गया? शून्यकाल आपको पता होगा, संसदीय भाषा है, संसदीय टर्म्स है, ये संसद में इस्तेमाल हो जाने वाला ये शब्द है। शून्यकाल क्या होता है जरा समझ लीजिए इसको। एक और प्रश्न काल आप सुने होंगे, शून्यकाल आपसे पूछ रहा है और पूछ रहा है कि शून्यकाल की शुरुआत कब की गई। तो आप इसको ऐसे समझिए कि प्रश्न काल के जस्ट बाद 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक, प्रश्न काल के जस्ट बाद 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो सवाल, कोई जरूरी नहीं कि जो विषय चल रहा है उसी से संबंधित, किसी अन्य विषयों पर भी सवाल पूछने का मंत्री से अधिकार है। इसी को हम लोग शून्यकाल के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग शून्यकाल के नाम से भी जानते हैं, जो 12 से 1 के बीच में। अब पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत 1962 में की गई थी। शून्यकाल की शुरुआत कब की गई? 1962 में। कार्यकाल जो इसका टाइमिंग होता है वो क्या होता है? जस्ट प्रश्नकाल के बाद 12 से लेकर के 1 बजे तक का टाइमिंग इसमें दिया जाता है, जिसमें आपको कोई जरूरी नहीं कि हम पूर्व सूचना आपको देंगे कि हम आपसे सवाल पूछेंगे, ये कुछ ऐसा नहीं है। अगला, भारतीय सशस्त्र सेना बलों का सर्वोच्च सेना सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑब्वियसली सेना से संबंधित जब भी कभी सुप्रीम कमांडर का बात होगा तो वो हमारे देश के, हालांकि इसमें कोई नहीं है ना, क्योंकि राष्ट्रपति हो जाते हैं। वो कौन हो जाते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति आपको पता होगा आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक भारत के राष्ट्रपति का जिक्र है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का अवधारणा किस देश से लिया गया? जो मौलिक अधिकार है वो हमने अमेरिका से लिया, पता होगा, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक और भाग 3 में, है ना, ये इसका जिक्र किया गया है। और किससे लिया गया है तो वो आपको जो समझ लेना होगा कि अमेरिका से लिया। अच्छा, इसमें कुछ देश दिया गया है, आप ऐसे समझना चाहें तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कई देशों से भारत में क्या किया गया, कुछ कुछ लिया गया था। अब इनमें से हम कनाडा का बात कर लें, रूस से बात कर लें, तो आपको पता होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हम लोग यहीं से लिए थे, कनाडा से। विधि के समक्ष न्याय का बात हम लोग करते हैं। इसके अलावा पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए 11वीं अनुसूची में पूछ रहा है, शामिल नहीं है। तो जो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है पुस्तकालय है। आपको पता होगा 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को दिया गया है। 29 विषय जो है वो 29 विषयों को पता है किसको दिया गया? ये 29 विषय जो दिया गया है वो दिया गया है आपको जो लोकल सरकार है, जो लोकल गवर्नमेंट है, जिसको आप यूं समझ सकते हैं कि जो हमारा स्थानीय सरकार है, उस स्थानीय सरकार को कार्य करने के लिए जो एक तरीके से लिस्ट दिया गया, उसी लिस्ट का ये भाग है जिसको हम लोग 11वीं अनुसूची में देखते हैं। तो ये पूछ रहा है कहाँ? ये ग्रामीण खेल जो है इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किन राज्यों में निम्नलिखित में पंचायती राज संस्था लागू नहीं है? पंचायती राज संस्था लागू नहीं वाला आपका राज्य पूछ रहा है। पंचायती राज पता होगा कि 1993 में पूरी तरीके से मतलब व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त किया गया था। लेकिन यहाँ पर आपसे सवाल ये नहीं पूछा। थोड़ा देखिए, पंचायती राज सवाल आपका हर लगभग सेट में कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके आपसे पूछता ही पूछता है। जैसे दिल्ली हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, याद रखिएगा दिल्ली, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ये 4 ऐसे, दिल्ली, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। आप इसमें से ऑप्शन खोज लीजिए, कुछ है क्या? तो नागालैंड देख लीजिए इसमें। इसके अलावा दिल्ली में नहीं है, इसके अलावा मेघालय में नहीं है, ठीक है, इसके अलावा मिजोरम में नहीं है। तो मिजोरम, मेघालय, दिल्ली, नागालैंड में नहीं है, बाकी सारे राज्यों में हैं, बाकी सब यूटी में, तो यहाँ पर नागालैंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है? प्रसाद पर्यंत, तो देखिए जो भारत का महान्यायवादी होते हैं, जो महान्यायवादी आर्टिकल 76 में इनका जिक्र किया गया, 76 में, है ना, 76 में इनका जिक्र किया गया। और ये जो होते हैं, ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये भारत के महान्यायवादी के तौर पे ये अपना पद को ग्रहण करते हैं, जो कहीं ना कहीं एक भारत का कानूनी सलाहकार के तौर पे जो है इन्हें नियुक्त किया जाता है। तो हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन था वो आपको प्रॉपर दिख गया होगा सब कुछ, हाँ, वीडियो वगैरह सब दिख रहा है प्रॉपर। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो लग रहा है कि पसंद आ रहा है, तो जो हमारी ऊंची उड़ान की इस चैनल को आप देख रहे हैं, या टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो कई संस्थाओं पे टेस्ट चल रहा है, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।